देश के राष्ट्रपति ने जिस पुलिस अधिकारी को 2 बार दिया वीरता का सम्मान, यूपी एसटीएफ ने बनाया बेहतरीन सेवा का कीर्तिमान। दुनिया भर के देशों के पुलिस विभागों की शीर्ष संस्था इंटरपोल ने जिनकी काबिलियत का लोहा माना, यूपी पुलिस के अनुभवी अधिकारी बाराबंकी के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी खुद बताएंगे कैसे अपने पिता को गुरु मानकर जीवन के कठिन मार्गों पर मनचाही सफलता हासिल की। देखिए द इंडियन ओपिनियन का खास कार्यक्रम लोक सेवक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन और हमारे खास कार्यक्रम लोक सेवक में आज हमारे साथ मौजूद हैं बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी। और डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के बारे में आपने पहले भी कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी होंगी और पॉजिटिव पुलिसिंग, किस तरह से पुलिस जनता में अपनी छवि को बेहतर करे, किस तरह से पुलिस लोगों के दिलों में एक सकारात्मक स्थान अपना बनाती है, उसको लेकर आप कई प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद आपका। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी लोक सेवकों से मुलाकात भी कराते हैं और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम बात करते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद से और ये जानने का प्रयास करेंगे आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा, शिक्षा दीक्षा आपकी, उसके बारे में दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आपका प्रारंभिक जीवन आगे बढ़ा और किस तरह से आपने शुरुआत से ही मजबूत इच्छा शक्ति को धारण किया अपने जीवन में। देखिए, मेरा परिवार मूल रूप से इटावा का रहने वाला है। मेरे पितामह सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, पद्म भूषण पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, जिनका आवास लखनऊ में हुआ करता था। मेरे पिता गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर थे, इसलिए मेरा आरंभिक जीवन गोरखपुर में बीता। मेरा जन्म गोंडा में हुआ और मेरी जो आरंभिक शिक्षा है वो गोरखपुर में हुई। गोरखपुर में एक ऐसा वातावरण था, गोरखपुर विश्वविद्यालय की कॉलोनी हीरापुरी में, जहाँ एक बड़ी बंधुत्व की भावना से हम लोगों का बचपन शुरू हुआ, जहाँ इस बात का अंतर ही नहीं होता था कि कौन सा परिवार किसका है, कहाँ एक साथ खेलना, एक कम्युनिटी लाइफ जैसा पारिवारिक वातावरण में हमारा जीवन आरंभ हुआ। मेरी आरंभिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर गोरखपुर में हुई, जहाँ भारतीय संस्कार, भारतीय एकता, राष्ट्रीयता, इसके संस्कार मिले, जिनको आज मैं महसूस करता हूँ। उस समय तो बहुत छोटा था, लेकिन आज महसूस करता हूँ कि वहाँ की जो शिक्षा थी उसने हमारे व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण अंग जोड़ा। मैं जुबली इंटर कॉलेज, जो गोरखपुर का बड़ा सुप्रसिद्ध 100 साल पुराना कॉलेज था उस समय, उसमें मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया। वहाँ छठे से लेकर 12 तक मैं रहा। गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने बीएससी और फिर एमए इकोनॉमिक्स में किया, पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में। कंप्यूटर का एक उस समय बड़ा एडवांस कोर्स किया लैंग्वेजेस का। मैं प्रशासनिक सेवा में आरंभ से ही जाना चाहता था और उसी दिशा में हमने विषयों का चयन किया और इस दिशा में तैयारी की। सिविल सर्विसेज का मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन संयोग नहीं था, मेरा सिलेक्शन वहाँ नहीं हो सका। बाद में मैं प्रादेशिक सेवा में सेलेक्ट हुआ। प्रादेशिक सेवा में सेलेक्ट होने से पहले मैं अवध विश्वविद्यालय में परमानेंट लेक्चरर अपॉइंट हुआ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, और एक बड़ी मशहूर जापानीज़ फेलोशिप है, मोनबिशु फेलोशिप, उसके लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे वहाँ जाने का लियन नहीं मिल पाया विश्वविद्यालय से। तो मेरा मन खिन्न हो गया अध्यापन से और मैं फिर प्रशासनिक सेवा की ओर और अधिक आकृष्ट हुआ और पुलिस सेवा में भर्ती होने के बाद मैंने ये सर्विस ज्वाइन की। आपकी जो प्रारंभिक यात्रा है बड़ी रोचक रही। रहने वाले थे आप इटावा के, जन्म हुआ आपका गोंडा में और शिक्षा दीक्षा आपकी जो है गोरखपुर में हुई। और गोरखपुर भारत के चर्चित नगरों में से एक है और गोरखपुर की मेधा, गोरखपुर का पराक्रम, शुरू से ही गोरखपुर अध्यात्म के क्षेत्र में भी गोरखपुर का बड़ा स्थान है। और सरस्वती विद्या मंदिर के जो विद्यार्थी हैं अक्सर बड़े मजबूत इच्छा शक्ति के लोग वहाँ से निकलते हैं, ऐसा हम लोगों की जानकारी में भी आया है। आपने इकोनॉमिक्स में बड़ा अच्छा अध्ययन किया, पीएचडी भी किया आपने और अध्यापक भी रहे आप। अध्यापक होने के पश्चात पुलिस सर्विसेज में आने का जो निर्णय रहा, क्योंकि आपका ऑलरेडी कैरियर की वो दिशा भी काफ़ी अच्छी थी और इकोनॉमिक्स में एमए करना, पीएचडी करना उस दौर में, आपके दौर में और आज भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, अर्थशास्त्र को एक बड़ा विषय माना जाता है। शिक्षक होने के पश्चात पुलिस सेवा में आने का जो निर्णय रहा,
ये निर्णय जो रहा, ये निर्णय किस तरह से आपने लिया, क्या इसके पीछे मूल कारण रहा, और अब ये निर्णय कितना संतोष देता है पुलिस सेवाओं में काफ़ी समय बिताने के बाद? मुझे ध्यान है कि जब मैं 1990 के आरंभिक वर्षों में विश्वविद्यालय में था, तो क्लास में 40 मिनट का क्लास या 50 मिनट का क्लास पढ़ाने के लिए मैं औसतन 3.5 से 4 घंटे की तैयारी करता था। मुझे याद है कि विद्यार्थी की तरह से सवेरे 4:30-5 बजे उठता था 9 बजे का क्लास लेने के लिए, और मैं बड़ा एंजॉय करता था उस पढ़ाई को, क्योंकि उस समय मुझे विद्यार्थी की तरह नहीं पढ़ना होता था, एक अध्यापक की तरह पढ़ना होता था, और मैं बड़ा संतुष्ट था। लेकिन मेरे मन में ये बात ज़रूर थी कि लोगों से जो संपर्क है, जो जन सेवा है, जितना व्यापक मुझे लगता था कि दायरा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का है, उतना समाज के किसी भाग का नहीं है। अध्यापक निश्चित रूप से अध्यापकों में संस्कार रोपित करता है, उन्हें दिशा देता है, उनकी काउंसलिंग करता है और एक बड़े निर्णय तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन मेरे मन में उस समय ये आया कि प्रशासनिक सेवा में शायद ग्राउंड से ज़मीनी जुड़ाव ज़्यादा होगा, तो मैंने निर्णय किया। ये मेरा अपना निर्णय था और मैं पूरी तरह से आज संतुष्ट हूँ। इतने वर्षों बाद मुझे किसी बात का कोई भी लेश मात्र भी ये मन में भाव नहीं है कि मैं अध्यापक रहा होता तो मेरी तनख्वाह ज़्यादा होती, मेरी सुविधाएं ज़्यादा होती, मेरी छुट्टियां ज़्यादा मिलती। ऐसा मुझे बिल्कुल भी लेश मात्र भी महसूस नहीं होता है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि जो हमने निर्णय लिया उसके प्रति मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कुछ लोगों का ऐसा सौभाग्य होता है कि उन्हें जो पारिवारिक पृष्ठभूमि मिलती है वो भी काफ़ी शुरुआत से ही वहाँ से ऊर्जा मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। और आपके ग्रैंडफादर पद्म विभूषण रहे, पिताजी भी आपके प्रोफेसर रहे, और फैमिली में जो पूरा एक वातावरण रहा, एक बौद्धिक वातावरण आपको प्रारंभ से मिला, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने प्राप्त किया, क्योंकि आपकी कार्यशैली में वो चीज़ें झलकती हैं। तो परिवार से किस तरह से सहयोग मिला, और परिवार का आपकी जब आप एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं तो कौन से वो मूल्य परिवार के या कौन सी वो बातें याद आती हैं माता पिता की कही हुई, जब आप पुलिस अफसर के तौर पे फील्ड में काम करते हैं, कोई पीड़ित कहीं दिखता है, कहीं निर्णय लेना होता है, तो माता पिता की वो बातें जो आपको अभी भी याद आती हों और जिनको आप अपनी कार्यशैली में उतारने की कोशिश करते हों? हमारी दादी बहुत अच्छा किस्सा गोई करती थी। मुझे याद है बहुत बचपन, वो उम्र जो होती है जहाँ बच्चे दादी के बगल में लेटते हैं और उनकी कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। मुझे अभी भी याद है जो करुणा के भाव उन्होंने पौराणिक कथाएं सुना के या व्यवहारिक जीवन की बातें सुनाकर जो संस्कार दिए, मैं आज विनम्रतापूर्वक उनको नमन करता हूँ। तो वो हमारी शुरुआत थी। हमारी माँ अत्यंत संवेदनशील महिला हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों के दुख दर्द में हाथ बटाया और उनकी मदद की। ये चीज़ें धीरे धीरे आती रहीं। जैसे कहा जाता है कि ठंडक लगती नहीं, लग जाया करती है, उसी प्रकार से संस्कार ऐसी चीज़ होते हैं जो दिखते नहीं हैं और आ जाते हैं, जिनको आज मैं महसूस करता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपनी माँ के प्रति, जिनका आशीर्वाद मुझे अभी भी प्राप्त हो रहा है। मेरे जीवन में किसी एक व्यक्ति का अगर सबसे अधिक प्रभाव है मेरे जीवन पर, तो मेरे पिता हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। संयोग से हमारे यज्ञोपवीत के वो गुरु भी थे, मंत्र उन्होंने दिया तो मेरे जीवन के वास्तविक गुरु भी थे। फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड क्या होता है, ये प्रतिरूप थे हमारे लिए। मैं फ्रैंकली कोई भी बात कर सकता था, कोई भी जिज्ञासा शांत कर सकता था, चाहे नौकरी की, चाहे व्यक्तिगत जीवन की। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी संवेदना, उनकी दृष्टि, उनका धैर्य, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत आकर्षित करती थी बचपन से ही, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ उनका कि उन्होंने मुझे अपने सानिध्य में रखकर ये संस्कार दिए। हमारे जीवन में जिन लोगों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसमें दुबे माट साहब, जिन्होंने हमें हाई स्कूल में ट्यूशन पढ़ाई तो केवल 1 वर्ष ट्यूशन, लेकिन मुझे गुलाम बना लिया जीवन भर के लिए। मैं उनका बहुत कृतज्ञतापूर्वक नमन करता हूँ, उनके व्यापक व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को, जिन्होंने बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया। गणित, हिंदी और संस्कृत और समाजशास्त्र के अलावा भी उन्होंने जीवन में जो मूल्य सिखाए,
जो उनका डिटर्मिनेशन था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो एक और व्यक्तित्व हमको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता रहा और आज भी करता है, प्रेरित करता है, वो श्री एस एन सुब्बाराव हैं। एस एन सुब्बाराव कर्नाटक के रहने वाले, अत्यंत निष्ठापूर्वक समाज सेवा में हमेशा लीन रहने वाले। आज लगभग 92 वर्ष उनकी अवस्था है, लेकिन अभी भी वो एक युवा की तरह सोचते हैं और काम करते हैं। नेशनल यूथ प्रोजेक्ट उनकी संस्था है, जिससे मैं लगातार जुड़ा रहा। छात्र जीवन में बहुत से कैंप्स उनके अटेंड किए और पुलिस सेवा में आने के बाद 2 एशियन कैंप्स हमने ऑर्गेनाइज़ किए एक विशिष्ट मुद्दे पर, जिसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री सुब्बाराव का जो सबसे आकर्षक पक्ष मुझे प्रभावित करता है, वो युवाओं को प्रेरित करने का है, लोगों को जोड़ने का है, भारतीय एकता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का है, जो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को एक डोरे में पिरोने का काम करता है। वो भावना, मैं उससे प्रभावित हूँ। मैं मन से उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ और उसे अपने संपर्क में आने वाले लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मैं जीवन में, जो अब मेरे पिता नहीं हैं, तो मेरे लिए मेरे बड़े भाई हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स हैं, जो लगातार मुझे प्रेरित करते हैं, मुझे आगे बढ़ाने का कि कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और हमारी खुशी, हमारी सफलता में अपनी सफलता देखते हैं। निश्चित तौर पे आपने जो बातें बताई और ये जो कार्यक्रम हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को, इसका उद्देश्य भी यही है कि हमारे जो लोक सेवक हैं, हमारे जो सीनियर अफसर्स हैं, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं, हमारे प्रशासन को चलाते हैं, उन्होंने किस तरह से सफलता अपने जीवन में हासिल की, कैसे उन्होंने अपने गुरुओं के मार्गदर्शन को फॉलो किया, कैसे माता पिता के दिए हुए संस्कारों पे चल के वो ऊंचे स्थानों पर पहुंचते हैं, उपलब्धियां हासिल करते हैं। ये युवा पीढ़ी इसको देखे और समझे। और आपने जो बातें बताई हैं, निसंदेह आपने अपने जब आप किशोर अवस्था में रहे, जब आप युवा अवस्था में रहे, तो आपने उन शिक्षाओं को गंभीरता से समझने का प्रयास किया, माता पिता की बातों को समझने का प्रयास किया, तो आज जीवन में एक सम्मानित स्थान आपको मिला। और ये मौका सभी युवाओं को मिलता है। उस समय अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो अपने जीवन को एक अच्छा आकार दिया जा सकता है। ये एक मौका सबको मिलता है। तो जो बातें आपने बताई हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बात आपने अभी इस प्रश्न का जो उत्तर दिया था, जिस तरह से गुरुजी के बारे में बताया, सबके बारे में बताया, हमारे युवा जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ज़रूर ध्यान दें इस पर। आपका जो कैरियर है, यूपीएसटीएफ में काफ़ी समय आपने दिया और वहाँ पर आपने पशु तस्करी के नेटवर्क पे, वाइल्ड लाइफ पे काम किया और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल पे आपने काम किया और इंटरपोल, जो हमारे पास जानकारी है, इंटरपोल के लिए भी आपने काम किया और इंटरपोल में भी एक आपके व्यक्तित्व को बड़ी गंभीरता से लिया गया। वहाँ पर आपने इंटरपोल को भी अपनी कार्यशैली से प्रभावित किया और उन्होंने बहुत चीज़ें आपसे, इंटरपोल के अफसरों ने भी कुछ चीज़ें आपसे सीखी हैं। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम के संदर्भ में, एसटीएफ में जो आपका लंबा कार्यकाल रहा और इंटरपोल से जो आपका इंटरेक्शन रहा, उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। मुझे ध्यान आता है कि वर्ष 2005-06 के लगभग तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ से अमिताभ यश, जिनका खुद का वाइल्ड लाइफ में योगदान है और बहुत रुचि है, उन्होंने मुझे प्रेरित किया वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में काम करने का। उसके पहले मेरी जानकारी तो थी, एसटीएफ में काम होता था, लेकिन रुचि उतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं कृतज्ञ हूँ उनके प्रति भी। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया मुझे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में काम कर रहे थे और मैंने पाया कि टाइगर, जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं, वो शिकारियों के बीच फंसकर इतनी दर्दनाक मौत के हवाले होता है जिसको सोच के रूह कांप जाती है। एक जंगल का राजा, एक व्यवस्था का जो मुखिया है, उसको ये शिकारी जो अवैध काम करने वाले हैं, ये किस प्रकार से घेर के मार देते हैं, इससे मन बड़ा विचलित हो जाता था और मैंने निर्णय किया कि मैं ज़रूर इस क्षेत्र में संरक्षण का काम करूंगा। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने मेरे प्रेजेंटेशंस हैं टाइगर टू टर्टल, कि टाइगर से लेके टर्टल तक हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस या प्रशासन या वाइल्ड लाइफ जो ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और मुझे एक बड़ा असीम संतोष मिला एक जीवन बचाकर, या अगर किसी ने वाइल्ड लाइफ का जीवन लिया है तो ऐसे लोगों का दोष निर्धारण करके मुझे बड़ी सफलता मिली। मेरा जो योगदान, जो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि
वाइल्ड लाइफ का ज़्यादातर काम मुखबिर बेस्ड होता है, और जहाँ हम जो कैरियर है उसको पकड़ते हैं, माल की बरामदगी करते हैं और हमें लगता है कि काम पूरा हो गया। लेकिन मैंने इससे आगे बढ़कर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश करने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो मैं अपना मानता हूँ और हमारे तमाम साथी मानते हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कि इसके इन्वेस्टिगेशन में जो डिजिटल एविडेंस है उसका समावेश करना। क्योंकि मैं कभी कभी कहता हूँ कि जंगल का राजा भी जब मारा जाता है तो उसको सैकड़ों जानवर देखते हैं, गिलहरी भी देखती है, हाथी भी देखता है, बंदर भी देखता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनमें से कोई भी न्यायालय में आके साक्ष्य नहीं देता, एविडेंस नहीं दे सकता। ये एक बहुत जटिल हिस्सा है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल का एक बड़ा जटिल हिस्सा है, क्योंकि जब मनुष्यों से संबंधित अपराध होता है तो वहाँ पर हमारे पास बयान देने के लिए गवाह होते हैं, तमाम एविडेंस, क्योंकि ह्यूमन रिलेटेड रहता है तो बहुत से एविडेंस मिल जाते हैं, लोग मदद करते हैं सबूत इकट्ठा करने में। लेकिन जब कोई वन्य जीव के साथ कोई घटना हो रही है तो वहाँ पर प्रमाण इकट्ठा करना, न्यायालय को संतुष्ट करना और सज़ा दिलवाना, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत थी। और मैंने सक्सेसफुली कुछ मॉड्यूल्स डेवलप किए जहाँ पर डिजिटल एविडेंस का समावेश हो, मोबाइल फोरेंसिक्स का समावेश हो ऐसे अपराधों के अन्वेषण में, विवेचना में और बाद में प्रोसिक्यूशन में। और बड़ी सफलतापूर्वक ये कार्य किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड किया, मेरी टीम ने किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ एसटीएफ की टीम को भी, विशेष रूप से हमारे निकट सहयोगी रिटायर्ड डिप्टी एसपी पीके मिश्रा को, जिन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर हमारे इस पूरे सभी अभियानों में योगदान दिया, खास करके भी जो वाइल्ड लाइफ क्राइम के अभियान थे। मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि वाइल्ड लाइफ के केस में जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, उसमें मैक्सिमम सज़ा 7 साल की है। और हमारे कई केसेस ऐसे हैं जिसमें अभियुक्तों को पूरे 7 साल की सज़ा मिली। एक मशहूर केस हमारा इलाहाबाद का है, जहां शबीर हसन कुरैशी नाम का एक वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा माफिया, जिसको 16 लोगों को अरेस्ट किया था हम लोगों ने 2007 में। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि 16 के 16 लोगों को 7 साल की पूरी सज़ा हुई। उस 7 साल के दौरान किसी की जमानत तक नहीं हुई, जबकि गंभीर अपराधों में भी माननीय न्यायालय से जमानत प्राप्त हो जाती है। लेकिन इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन वो था, इतना अच्छा साक्ष्य संकलन था कि किसी की जमानत नहीं हुई। इसी तरह से टाइगर के अलावा जो और वन्य जीव थे, उनसे लेकर टर्टल तक, टर्टल हमारा पर्यावरण है उसका मित्र होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है, तो उस पर भी बहुत काम हम लोगों ने किया। टर्टल क्यों इंटरनेशनली स्मगल होता है, इस पर विचार किया। और सिंगापुर में एनवायरमेंटल क्राइम डिवीज़न है इंटरपोल का, उसने आकर्षित होकर मुझे निमंत्रित किया। न केवल सिंगापुर में बल्कि कई अन्य देशों में भी उन्होंने हमें ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया या कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया, जहाँ पर केस स्टडीज़ हुई। और हम लोगों ने जो इंटरलिंकेजेस थे, कंट्रीज़ के इंटरलिंकेजेस थे, उनको इस्टेब्लिश किया। इसमें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसकी वर्तमान निदेशिका तिलोत्तमा वर्मा जी, जो यूपी काडर से ही हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोज़र इस क्षेत्र में बहुत लंबा और बहुत बड़ा है, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। उनकी पूरी टीम ने बहुत सहयोग किया, जिनके पास डेटा था, रिपोजिटरी ऑफ डेटा है भारत के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो इस प्रेरणा से मिलकर हम लोगों ने काम किया, तमाम स्टेट्स में काम किया। एमपी एसटीएफ के अधिकारी रितेश, जो बहुत ही समर्पित अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर हमने काम किया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट सर्विस के यहाँ के हैं, मैं कुछ नाम भी उसमें लेना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें बड़ा मार्गदर्शन दिया, जिसमें रमेश पांडे जी एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत योगदान दिया, श्री आशीष तिवारी हैं, श्री रूपक डे बड़े उत्साही अधिकारी हैं जो अभी रिटायर हुए पीसीसीएफ होकर, जिन्होंने ग्राउंड पर हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा योगदान, हमें सहयोग किया, जिससे सम्मिलित रूप से हम लोग सफल हो सके। ये एक बड़े गौरव की बात होती है कि यूपी के स्टेट कैडर से आप पुलिस विभाग में आए और आपको पुलिसिंग की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वैश्विक पुलिसिंग का भी हिस्सा बनने का आपको मौका मिला। इंटरपोल के चर्चे किताबों, किस्सों में, अखबारों में और टीवी में ही ज़्यादातर लोग देखते हैं, लेकिन यूपी पुलिस के उन गिने चुने ऑफिसर्स में से हैं आप, जिन्हें इंटरपोल में जाने का अवसर मिला, उनके साथ काम करने का मिला। तो इंटरपोल की जो कार्यशैली है और किस तरह से इंटरपोल से जुड़कर आपने क्या चीज़ें वहाँ से ग्रहण की, क्या आपने लाभ महसूस किया कि जो आपकी पुलिसिंग स्किल्स है
उसमें किस तरह का विकास हुआ, और आपने वहाँ पर क्या ऐसा शेयर किया जिसे उन्हें फ़ायदा हुआ कि भारत के एक पुलिस अधिकारी से जुड़ के उन्होंने भी कुछ चीज़ें ऐसी हासिल की जिससे उनकी अपनी दक्षता जो है उसमें भी सुधार आया होगा? देखिए, इंटरपोल बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन की एजेंसी है, पुलिस की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो विभिन्न जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे कोऑर्डिनेशन का काम करती है, न केवल वाइल्ड लाइफ में बल्कि अन्य अपराधों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी। अगर मैं केवल वाइल्ड लाइफ की बात करूं तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि जब हमारे पास कोई अपराधी पकड़ा जाता है और उसके मोबाइल नंबर में हम कोई इंटरनेशनल नंबर देखते हैं, पाते हैं, या उसकी CDR लिस्ट से पाते हैं, हमारा कोई एक्सेस नहीं होता। जो वाइल्ड लाइफ का केसेस हैं वो चाइना है, हांगकांग है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इस तरह के देश जो हैं वहाँ के नंबर होते हैं। तो कस्टमर्स ज़्यादातर बाहर के हैं, ये ज़्यादा माल बाहर है। तो इंटरपोल के से इंटरेक्शन का जो सबसे बड़ा लाभ होता है या मुझे हुआ कि हमारा एक इंटरनेशनल नेटवर्क बना, और इस तरह के अपराधों में जितना तेज़ काम होता है उतनी ही सफलता आपको ज़्यादा मिलती है, क्योंकि किसी आदमी का मूवमेंट है और वो किसी देश में जा रहा है तो उस देश के कोऑर्डिनेशन से हमको उसका लोकेशन, उसके बारे में बड़ी रोचक जानकारियाँ मिलती हैं। समय का अभाव है, वरना मैं कुछ केसेस भी बताना चाहता था कि जहाँ हमने जो इंटर कंट्री कोऑर्डिनेशन है उससे बहुत सी घटनाओं को हल किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, और मेरे भी कैरियर में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ पर राइनो का शिकार हुआ और जो शिकारी थे उन्होंने गलती से या किसी रोमांच में आकर उस पूरे की रिकॉर्डिंग की, ऑडियो रिकॉर्डिंग की, और उसमें जब गन शॉट चलती है तो आवाज़ रिकॉर्ड होती है, और जब वो अपराधी पकड़ा गया तो उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ। जब ये शेयर किया, एक इंटरनेशनल एजेंसी ने शेयर किया, तो वो जो सामान बरामद हुआ वो जिस अखबार में लपटा हुआ था उस अखबार का डिटेल मंगाया, और उस अखबार वो जिस जहाँ का अंक था, उस तारीख का अंक था, उस समय जहाँ पोचिंग हुई थी उसके संबंध में जानकारी करके इस केस को कोऑर्डिनेट किया गया। तो एक बड़ा रोमांचक अनुभव हुआ कि हम दो देशों के बीच में छोटे से एविडेंस से उसको कोलेट करके हम बहुत बड़ी घटना का अनावरण कर सकते हैं, और वो बाद में नेपाल पुलिस द्वारा उस अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को एक अन्य देश से पकड़कर लाया गया। ये निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पुलिसिंग का, क्योंकि अब हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। पूरी दुनिया जो है वो एक आप समझ सकते हैं कि जुड़ गई है, मोबाइल है, इंटरनेट है, और अपराधियों का तो काफ़ी समय से ही उनका क्रॉस बॉर्डर भी रहा है। चाहे किसी भी तरह का अपराध हो वो उसके क्रॉस बॉर्डर लिंकेज रहते हैं, और आपने उस क्षेत्र में काम किया तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसे बड़े अपराधी पकड़े गए होंगे जो कई कंट्रीज़ में, कई देशों में ऑपरेट करते थे। इधर आपने जब से IPS के रूप में कार्य प्रारंभ किया, और जनपद बाराबंकी में जो आपकी कार्यशैली है, रूटीन की पुलिसिंग के साथ साथ आपने पुलिसिंग को एक नया आयाम देने का प्रयास किया है, और उन गांवों में जहां पुलिस रेड करती थी, जहां से लोगों को अरेस्ट करके जेलों में डाल देते थे, लोग अवैध शराब बना रहे थे या दूसरे क्राइम कर रहे थे, उन गांवों में आज पुलिस जाती है तो लोगों को स्वरोजगार से जोड़ रही है, स्वाभिमान से जोड़ रही है, अपराधों से दूर रहने का लोगों को संकल्प आप वहाँ पर लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो ये जो एक पॉजिटिव पुलिसिंग है, कम्युनिटी पुलिसिंग है, और इससे कितना लाभ मिल रहा है और लोगों में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं, और आप इस मिशन को लेकर जो आपका अपना जो कमिटमेंट लेवल है, या जो इस मिशन की जो पूरी प्लानिंग की है आपने, उसमें आपको प्रारंभिक प्रेरणा कहाँ से मिली? अगर हम प्रारंभिक प्रेरणा की बात करें सैद्धांतिक रूप से, तो पुनः मैं अपने पिताजी का स्मरण करूंगा, जिन्होंने एक बड़े व्यवहारगत तरीके से ये प्रेरणा, ये संस्कार दिए कि जीवन में कोई भी एफर्ट, कोई भी प्रयास निष्फल नहीं होता। इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारा जो प्रयास है वो सफल होगा या नहीं होगा। ये उन्होंने एक संस्कार, एक एनेक्डोट है, उसके माध्यम से ये प्रेरणा दी। पुलिसिंग में हम जब काम करते हैं तो हमारे पास जो मानक होते हैं पुलिस का काम करने का, वो हमारी CRPC, IPC एविडेंस एक्ट होता है मोटे तौर पर। और हमारी ट्रेनिंग में शुरुआत में कहा जाता है कि पुलिस के 3 काम हैं: प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन
और प्रोसिक्यूशन, हमारी जो पूरी पुलिस की व्यवस्था है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पुलिसिंग का वो प्रिवेंशन है, जिसमें हम गश्त करते हैं, पिकेट लगाते हैं, चेकिंग करते हैं, तमाम काम करते हैं। उसमें जो भी हमारी बीट व्यवस्था है वो सारी की सारी इसी पर निर्भर करती है। लेकिन अगर हम प्रिवेंशन को एक व्यापक दृष्टिकोण दें, एक व्यापकता के साथ देखें, तो प्रिवेंशन में हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपराध को पैदा ही न होने दें। हम ऐसा ओरिएंटेशन करें समाज का, ये उत्तरदायित्व भी अगर हम ले सकें तो समाज में जो विवाद हैं, अपराध हैं, उनमें भी कमी आएगी अगर हम प्रिवेंशन के दायरे को हम अगर बढ़ा दें। मुझे लगता है कि जो सामान्य आदमी है उसका इससे बिल्कुल मतलब नहीं होता कि कौन माफिया है, कौन गैंगस्टर है, किसके खिलाफ गुंडा हुआ, किसकी संपत्ति कुर्क की गई। एक सामान्य आदमी को इससे मतलब नहीं होता। सामान्य आदमी का दायरा बड़ा सीमित होता है और सामान्य आदमी को अगर सुरक्षा का माहौल अगर देना है तो उसके लिए बड़े छोटे छोटे काम करने की आवश्यकता होती है। उनको पहचाना जाए और पुलिस फोर्स को भी साथ साथ मोटिवेट किया जाए कि ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। जहाँ तक ऐसे अपराधों की बात है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि जो अभ्यस्त अपराधी हैं किसी एक प्रकार के अपराध को करने के, उन्हें चिन्हित किया जाए, उनसे डायलॉग किया जाए, वार्ता की जाए। न केवल आईपीसी सीआरपीसी, जहां उसकी आवश्यकता है वहां सख्ती की जाए, जहां आवश्यकता है उन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन जहां एक संभावना है, एक उनका मन टटोलने की आवश्यकता है कि उनमें कोई परिवर्तन की संभावना हो, उनको एक राह दिखाने की आवश्यकता हो, उसमें भी पुलिस को आगे आना चाहिए। और मैं इसमें दृढ़ विश्वास रखता हूं और इसमें सफलता ढूंढता हूं। काफ़ी देर से ये दीपक हमारे सामने जगमगा रहे हैं और ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश इस दीपक का है, और जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि ये जो दीपक हैं इनका क्या अभिप्राय है यहाँ पर। तो इनका अभिप्राय है वो परिवर्तन। ये दीपक उस परिवर्तन के सूचक हैं जो परिवर्तन बाराबंकी पुलिस की कार्यशैली से बाराबंकी के कई गांवों में देखने को मिल रहा है। और आपकी पूरी टीम जिस संवेदना के साथ काम कर रही है, तमाम निजी लोग, इसका आपको मैं क्रेडिट दूंगा। साथ ही साथ हर वो व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति आपके संदेश को समझ रहा है, जो व्यक्ति आपकी जो मनोभाव हैं उनको ग्रहण कर रहा है और इस अभियान में सहभागी बन रहा है। तमाम लोग हैं लखनऊ बाराबंकी के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, एनजीओज़ के लोग हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं, स्वाभिमान की ओर ले जा रहे हैं। चैनपुरवा गांव जो है जिसका काम काफ़ी चर्चित भी हुआ है, वहाँ पर आपने इस प्रयोग को धरातल पे उतारा है और कुछ और गांवों में भी आगे ये प्रयोग बढ़ रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत आसान होता था लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज देना? अब ज़्यादा पुलिस के लिए मेहनत का काम है। पहले तो एक बार आप छापा मारते, 2 दर्जन आदमी अरेस्ट होते तो कई महीनों के लिए शांति हो जाती थी गांव में। लेकिन अब आप वहाँ हर संडे जाते हैं, उन्हें समझाना, उन्हें बैठाना, उन्हें एक सभ्य व्यवहार में ही नहीं एक बेहतर आचरण की ओर लेके आना और उन्हें ये बताना कि तुम गाली खाने के लिए नहीं बने हो, तुम गरीब हो तो तुम पुलिस की गाली और डंडे खाने के लिए नहीं बने हो, तुम्हें जेलों में भर दिया जाए ये इसके लिए तुम अभिशप्त नहीं हो, तुम स्वाभिमान से आगे बढ़ सकते हो, ये देश तुम्हारा है, समाज तुम्हारा है, तुम भी इस भारत के उतने ही गौरवान्वित नागरिक हो जितना कोई अधिकारी है, जितना कोई और व्यक्ति है। अभी आपने इस वार्ता की शुरुआत में कहा कि लोगों को जेल भेजकर पुलिस शांतिपूर्वक रह सकती है। मैं समझता हूँ शांति की ये परिभाषा नहीं है। शांति की परिभाषा तब होती है जब हम संतुष्ट होते हैं, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, तब हमें शांति मिलती है। और किसी आदमी को केवल जेल भेजकर शांति पुलिस को नहीं मिलती है। हम अगर उसकी गहराई में जाएं कि कारण क्या है, क्यों इस आदमी को हम बार बार जेल भेज रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चयनपुरवा को चयन करने के लिए जो हमने क्राइटेरिया, हाइपोथेसिस रखी, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं, रिसर्चर हूं, मैं जानता हूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डेटा क्या होता है, उसके आधार पर हमने एनालिसिस की और हमने पाया कि चैनपुरवा वो जगह है जहां 94 में से 90 परिवार अवैध शराब बनाने में लिप्त हैं, जहां जब पुलिस ने रेड की तो अच्छी खासी बरामदगी हुई, लोग जेल गए,
जहानत पर छूटकर वापस आए और फिर इस काम में लग गए। मुझे लगा कि शायद इससे बेहतर मौका नहीं होगा। जहां 90 लोग हमारी ऑडियंस हैं और उनमें अगर हम परिवर्तन कर पाए तो एक बड़ा संदेश पूरे जनपद में जाएगा और शायद उसे प्रेरित होकर और स्थानों पर भी जाए। इसलिए हमने चयन प्रवाह को चुना और ये निश्चित रूप से एक चुनौती थी, एक कठिन कार्य था। जो लोग लगातार एक काम में लगे हुए हैं और मैं उनको संबोधित करते हुए भी कहता हूं कि परिवर्तन करना एक मुश्किल काम है। अगर हम अपने घर में एक अलमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं तो कई दिन तक हमारा हाथ पुराने स्थान पर जाता है और हम बार बार अपने दिमाग को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि अब ये बदलाव आ गया है। अंग्रेज़ी की कहावत है हैबिट के बारे में, HABIT के बारे में, when H goes a bit remains, when A goes bit remains, when B goes it remains। तो हैबिट को बदलना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। वो तब तक नहीं होता जब तक किसी व्यक्ति में परिवर्तन के लिए संकल्प न हो। तो मेरा जो उद्देश्य था वहाँ पर कि हम वहाँ के लोगों को अगर संकल्पित कर दें तो फिर न मेरी ज़रूरत होगी, न बाराबंकी पुलिस की ज़रूरत होगी, न प्रशासन की ज़रूरत होगी। जो आदमी संकल्पित होता है, जिसको राह दिख जाती है, जो अपना लक्ष्य तय कर सकता है, उसको फिर किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। आज जो चयन प्रवाह में परिवर्तन है, वहाँ के लोग संकल्पित हैं, उनको राह दिख गई है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ही खुशी का विषय है, बहुत ही प्रसन्नता होती है जब आपके इन कार्यक्रमों को हम देखते हैं और वहाँ के लोगों में जिस तरह से एक स्वाभिमान का संचार हो रहा है। और आप और आपकी पूरी टीम ऐसा लगता है कि लोगों को तैरना सिखा रहे हैं कि देखो, डूबो मत, निराश मत हो, निराश होकर अपने जीवन का अंत मत करो। अंधेरे के लिए नहीं बने हो, उजाले के लिए बने हो। गलत काम करके जेल में जाना, साल 6 महीना पड़े रहना, वहाँ अपना समय खराब करना, फिर कानूनी कार्रवाई का सामना कराना, फिर जेल से बाहर आना। तो कुल मिला के ये जो दुष्चक्र है, जो लोग अपराध कर रहे हैं, उनमें से बड़ी संख्या में जो लोग अपराध को जिन्होंने पेशा बना लिया है, मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में ये लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और समाज में कुशल मार्गदर्शन का अभाव है। ऐसा तंत्र हम विकसित नहीं कर पाए हैं अपने देश में। इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश में, हम ऐसा तंत्र विकसित नहीं कर पाए हैं कि लोगों को हम एक सही मार्गदर्शन दे सकें। बड़ी संख्या में लोग मार्गदर्शन के अभाव में इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। बहुत से लोग अपराधों में जा रहे हैं। आपकी जो सेवा इतनी लंबी रही पुलिस में, अपराधियों के मनोविज्ञान पर भी आपने व्यापक अध्ययन किया होगा और काम करते करते अध्ययन अपने आप हो जाता है। अध्ययन के लिए पुस्तकों की ही आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप अध्ययन मनुष्य स्वाभाविक रूप से अध्ययन करता रहता है। तो अपराधी, कुछ लोग साइकोलॉजी में थोड़ा सा मैंने भी अध्ययन किया तो कहा जाता है कि कुछ अपराधी बाय नेचर अपराधी होते हैं, उनका स्वभाव होता है अपराधी होना। कुछ मजबूरी में होते हैं, कुछ शौकिया होते हैं, कुछ हार्ड वर्क नहीं करना चाहते जीवन में, बहुत चालाकी से और बिना मेहनत के। तो आपका अपना क्या अनुभव रहा है और कितनी कैटेगरीज में आप ऐसे क्रिमिनल्स को बांटते हैं और उसका समाधान आपने क्या इतने दिनों में देखा है कि कितने प्रतिशत लगभग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए कठोर दंड आवश्यक है और बाकी कितने प्रतिशत ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंसलिंग के जरिए, जिन्हें हम जिम्मेदार नागरिक बना सकें? देखिए, अगर अपराधी की बात करें तो बहुत बड़ा विषय है। क्रिमिनल साइकोलॉजी एक पूरा अलग से विषय है। हम कई क्राइटेरिया लगा सकते हैं अपराधियों को बांटने के लिए। एक तो सीधे सीधे IPC का क्राइटेरिया है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का अपराध करता है, शरीर संबंधी अपराध करता है, संपत्ति संबंधी करता है, अभिलेख संबंधी करता है, वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन अगर मुझसे आप पूछें तो मैं जो ऐसे अपराधी हैं उनको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटता हूँ। एक संगठित अपराध करने वाले लोग हैं, एक पारंपरिक अपराध करने वाले लोग हैं और एक परिस्थितिजन्य अपराध करने वाले लोग हैं। इन तीनों को हैंडल करने का पुलिस के पास अलग अलग तरीके हैं जिनको हम बड़े प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। वर्तमान समय में जो संगठित अपराध है उसके लिए हमारा शासन, हमारा पुलिस विभाग बहुत सख्त है और जितने भी संगठित अपराध करने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, जो गैंगस्टर एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करना, ये सारी चीज़ें हम लोग सुनिश्चित करते हैं और उन्हें एक कड़ा संदेश देने का भी प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वो दोबारा इस प्रकार के अपराध की ओर उन्मुख न हों। इस संगठित अपराध में जो संगठित अपराध की मूल परिभाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जाती है, वो परिभाषा जब हम किसी अपराध से अर्जित की हुई धनराशि को पुनः अपराध में लगाते हैं उसको और अधिक प्रोलिफरेट करने के लिए, तो वो संगठित अपराध होता है। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये उगाही के लिए
कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए हो सकता है, ये ज़मीन से संबंधित हो सकता है, खनन से संबंधित हो सकता है। तो ऐसे अपराधियों पर किसी प्रकार का रियायत न करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई करना उद्देश्य होना चाहिए और यही इनका एकमात्र उपाय है। जो पारंपरिक अपराधी हैं, और दुर्भाग्य से भारत में बहुत बड़ी संख्या इनकी है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या इनकी है, उनके लिए ज़रूर एक नीतिगत निर्णय की बात होनी चाहिए। मैं बिना किसी जात जनजाति का नाम लिए हुए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में अन्य प्रदेशों में बहुत सी ऐसी जनजातियाँ हैं जो जनजाति, एक ही जनजाति वन्यजीव अपराध भी करती है, मनुष्य संबंधी अपराध भी करती है, वो ठगी का अपराध भी करती, तमाम प्रकार के अपराध करती है। उसके लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता है। मैं पुनः मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ। इकोनॉमिक्स में ब्रॉडली दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो है जहाँ हम नीति निर्धारण करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी चीज़ों को एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है जहाँ हम एक व्यक्ति का विश्लेषण करते हैं, एक मार्केट का विश्लेषण करते हैं, एक छोटी यूनिट का विश्लेषण करते हैं। मैं व्यक्तिगत जीवन में बहुत दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि हमारे जैसे व्यक्ति को जो प्रशासनिक सेवा में है या जिसको कहीं काम करने का अवसर मिल रहा है, उसको माइक्रो लेवल पर कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए ये जो पारंपरिक अपराध करने वाले हैं, ये जिस भी इलाके में हैं, वहाँ पर इनका हृदय परिवर्तन करना, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम प्रशासन के अंग हैं और प्रशासन क्योंकि एक व्यापक दृष्टि से समाज को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उठाता है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम इन पारंपरिक अपराध करने वालों को चिन्हित करें और उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें। जो तीसरे प्रकार के अपराधी जो बड़े सामान्य रूप से मिलते हैं, जो परिस्थितिजन्य हैं, वो परिस्थिति का कोई कारण नहीं होता। आजकल आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि बहुत से युवा इसलिए अपराध करते हैं क्योंकि उनको अपनी प्रेमिकाओं को महंगे गिफ्ट देने हैं, उनकी खुद की ज़रूरतें बढ़ गई हैं। वो ये सोचते नहीं कि वो अगर आज ज़रूरतें बढ़ा देंगे तो इतने लंबे जीवन में क्या वो बराबर अपराध ही करते रहेंगे। उनके लिए हमें एक सोशल प्लेटफॉर्म पर उनका हृदय परिवर्तन, उनका मन परिवर्तन, उनको कुछ आकर्षक चीज़ परोसने की आवश्यकता है। आज हमारे लिए समाज में रोल मॉडल्स की आवश्यकता है। हम बता सकें कि रोल मॉडल क्या है, किसके जैसा बनो, ये एक बहुत यक्ष प्रश्न है समाज के सामने। तो उस युवा पीढ़ी जो परिस्थितिजन्य, जो ऑटो लिफ्टिंग का काम करता है, वो अभ्यस्त अपराधी नहीं होता शुरुआत में, वो परिस्थितिजन्य है। उसको पैसे की आवश्यकता है, उसको सबसे आसान लगता है कि हम मेहनत करेंगे तो हमको इतना पैसा कमाने में लंबा समय लगेगा, हम अपराध करेंगे तो वो पैसा हमें तुरंत मिल जाएगा। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप देखते हैं कि बहुत से अपराध डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं। एक और हमारे जो उपयोगकर्ता हैं उनकी अनभिज्ञता है और दूसरी ओर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो उनको फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं और अपराध में संलिप्त होते हैं। तो ऐसे जो परिस्थितिजन्य लोग हैं उनके भी समाधान का प्रयास हमारे पूरे समाज को करना चाहिए। पुलिस का दायित्व तो है ही। निश्चित तौर पे जो बात आपने कही और युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि कई बार हम अपनी अनियंत्रित इच्छाओं, अपने डिज़ायर्स के जाल में इस तरह से फंस जाते हैं कि हम फिसल जाते हैं दौड़ते हुए, अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं और इतनी तेज़ दौड़ते हैं कि जो दौड़ने के जो मानक है जीवन में हर चीज़ के लिए एक मर्यादा है। जब आप उस मर्यादा को क्रॉस करते हैं तो आप एक रिस्क के एरिया में, खतरे के दायरे में आ जाते हैं जहां पर आपका अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। और जो बात आपने बताई है कप्तान साहब ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैलेंस को अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये जीवन, ये धरती यहीं पर स्वर्ग है, और इस बैलेंस को खो देते हैं तो ये जीवन नर्क बन जाता है। जो लोग जेलों में हैं, जो लोग मुकदमों का सामना कर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, उनका अपना भी समय खराब होता है और किसी दूसरे को भी वो चोट पहुँचाते हैं। कप्तान साहब, किशोरों और युवाओं के लिए इस चर्चा में मैं चाहूँगा कि एक संदेश आपका हमें मिले, जो नौजवान हैं, जो किशोर हैं, और सिर्फ अपराध की दृष्टि से नहीं, ओवरऑल हम अपनी लाइफ को, नौजवान हमारे कैसे अपनी जीवन को एक बेहतर आकार दें, लाइफ को कैसे वेल प्लान करें, डिज़ाइन करें। ये जीवन एक अवसर है, एक दुर्लभ अवसर है इस धरती पर मनुष्य के रूप में आना। तो न सिर्फ एक बेहतरीन पुलिस अधिकारी, बल्कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक सुव्यवस्थित, वेल मैनेज्ड पर्सनालिटी के रूप में आपका अपना जो प्रबंधन है, अनुशासन जो है, और लक्ष्यों को निर्धारित करना, सही लक्ष्यों को पहले हम चयन करें, फिर निर्धारित करें, फिर उसकी एक समय सीमा निर्धारित करें कि कितने समय में उसको प्राप्त कर लें, क्योंकि जीवन में कैलकुलेशन और प्लानिंग का भी बड़ा रोल है।
आपने ये प्रश्न उठाया, मैं इस प्रश्न में जो हमारे श्रोता हैं उनमें हम युवाओं के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं की गलती नहीं होती। वो जब भटकते हैं तो उसमें बहुत बार जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी ऐसी अपेक्षाएं होती हैं कि आज का युवा बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत कम समय में बहुत सी चीज़ें प्राप्त करना चाहता है और कभी कभी भटक जाता है। सबसे आवश्यक चीज़ है कि जीवन में सफलता का पैमाना क्या है ये तय करना होगा। सफलता का पैमाना इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में केवल पैसा नहीं है। पैसा जरूरी है, हर आदमी के जीवन स्टैंडर्ड को बनाने के लिए ज़रूरी है, निश्चित रूप से ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम किन बातों पर ध्यान दें, कॉम्पिटेंस पर ध्यान दें। हमारी योग्यता होनी चाहिए, जो भी काम हम कर रहे हैं उसकी योग्यता होनी चाहिए, वहाँ पर एक्सीलेंस करने की हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए। जो दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण अंग है हमारे युवाओं के लिए, मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, वो समर्पण है, डेडिकेशन है। चाहे वो लर्निंग का डेडिकेशन हो, सामान्य जीवन में व्यवहार का डेडिकेशन हो, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में राइज करने का डेडिकेशन हो। जिस व्यक्ति में डेडिकेशन है, जिस आदमी में कॉम्पिटेंस है, योग्यता है, इस दो कॉम्बिनेशन में आदमी ज़रूर आगे बढ़ता है। और तीसरी बात मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, संतुष्टि ढूंढने का उनमें मादा होना चाहिए, उनमें योग्यता होनी चाहिए संतुष्टि ढूंढने की। हम जितने अधिक असंतुष्ट रहते हैं, हम उतने ही ज़्यादा विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, और भटकने की उतनी ही अधिक संभावना होती है। संतुष्ट का मतलब ये मेरा कतई नहीं है कि कोई आदमी किसी स्तर पर आके आगे प्रयास न करे। संतुष्ट का मतलब है कि हम आज संतुष्ट हैं, हम आगे लक्ष्य रखते हैं जिसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैं आपके दर्शकों को एक बड़ी प्रेरक कविता से परिचित कराना चाहता हूँ। अमेरिका का एक कवि हुआ डगलस मैलॉक 19वीं शताब्दी में, जिसने दुनिया को बड़ी प्रेरक कविताएं दी। डगलस मैलॉक की एक कविता है, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। मेरे पिताजी ने उसका भावानुवाद किया, जो कुछ भी हो सर्वोत्तम हो। जीवन में जो कुछ भी हो वो सर्वोत्तम करने का प्रयास करना चाहिए। एक अवसर पर मैंने इस कविता को संदर्भित करने के लिए एक कार्ड प्रिंट कराया। मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को कि इसमें आप देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट बना हुआ है। ये चोटी है माउंट एवरेस्ट की, और इस चोटी में सबसे नीचे एक बोनसाई बना हुआ, एक छोटा सा पौधा रखा हुआ है। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो इस माउंट एवरेस्ट की चोटी की तरह, हर आदमी इस शिखर पर पहुंचना चाहता है, और ये बोनसाई हम आप हैं। एक सामान्य आदमी ये बोनसाई है। हर व्यक्ति इस शिखर पर पहुंचना चाहता है, लेकिन हर आदमी शिखर पर पहुंच नहीं सकता। ये व्यवहारिक बात नहीं है। तो हम अपनी जीवन की यात्रा में कोई यहाँ आता है, कोई यहाँ आता है, कोई और ऊपर आता है, और कोई शिखर पर भी पहुंचता है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम अपने जीवन में कहाँ तक पहुँचते हैं या कहाँ की यात्रा पूरी करते हैं। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण ये है कि हम जहाँ पर हैं वहाँ सबसे अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, जो कुछ भी हो सर्वोत्तम हो। ये 5 स्टेंजास की कविता है। मैं एक स्टेंजा आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ, जो जीवन में मुझे बहुत प्रेरणा देता है, और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी वो प्रेरित कर सकेगा। हमारा समाज एक हायरार्किकल सिस्टम है। अगर मैं जिले का एसपी हूँ, मेरे साथ एक टीम काम करती है, मेरे सुपीरियर्स हैं जो मुझे समय समय पर गाइड करते हैं, निर्देशित करते हैं। कोई आदमी समाज में परिवार में रह रहा है, परिवार का मुखिया है, उसका बेटा है, उसका बेटा है। एक हायरार्किकल सिस्टम बना हुआ है। समाज के किसी भी स्थान पर, चाहे बैंक में काम करता हो, मीडिया में काम करता हो, समाज के किसी भी अंग में काम करता है, एक हायरार्किकल सिस्टम में काम करता है। अगर हम इस हायरार्किकल सिस्टम के अनुशासन को मानें, अनुभव को सम्मान दें, निर्देशों का पालन करें, तो हमारी पूरी व्यवस्था में एक निश्चित परिवर्तन होगा, और हमारे अंदर एक गुणात्मक सुधार होगा। एक जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो भी बढ़ेगी। तो ये कविता 4 लाइन कहती है। इसका बीच का एक स्टेंजा है, नायक एक यान का होगा, एक शिप का कैप्टन एक होगा। नायक एक यान का होगा, शेष सभी होंगे सहकारी। सबके पास काम कुछ होगा, वो हल्का हो या हो भारी। ये आवश्यक नहीं है कि हमारे पास कितना महत्वपूर्ण काम है। हमारे थाने पर हेल्प डेस्क पे बैठी हुई महिला मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करती है, क्योंकि अगर उस महिला ने आए हुए पीड़िता को सही दिशा दे दी,
उस पर सही निर्णय ले लिया उसने मौके पर, तो शायद वो मेरे पास आएगी ही नहीं, उसका काम थाने से ही हो जाएगा। तो जो आदमी जिस हमारी कड़ी में, हमारी इस हायरकल कड़ी में जो आदमी जहाँ है, वो अगर सर्वोत्कृष्ट करने का प्रयास करे, उसका उन्मुख हो उस दिशा में, तो मुझे लगता है कि हमारा समाज, हमारा विभाग, हमारे परिवार बहुत कुशल मंगल से रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि कौन क्या कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस काम को कितने अच्छे से कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। अक्सर जब आप ट्रेनों से यात्रा करते हैं, रेल स्टेशन पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति मैला कुचला कपड़ा पहने हुए, हाथ में कुछ औजार लिए हुए रेल की पटरियों के नट बोल्ट सही कर रहा है। वो व्यक्ति जो रेल की पटरियों के नट बोल्ट को टाइट कर रहा है, वो व्यक्ति उस समय रेल मंत्री से भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसकी लापरवाही से रेल दुर्घटना हो सकती है। लेकिन वो काम अच्छे से कर रहा है तो बड़ी से बड़ी रेल दुर्घटना नहीं हो रही है। हज़ारों लाखों लोग प्रतिदिन रेलवे में सफ़र करते हैं। कप्तान साहब ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और इस इंटरव्यू को अब हम आगे बढ़ाते हैं। जो युवा पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो IPS के रूप में आ रहे हों, वो डिप्टी SP के रूप में आ रहे हों, सब इंस्पेक्टर के रूप में आ रहे हों, या फिर कांस्टेबल के रूप में आ रहे हों, ये जो प्रमुख पैमाने हैं पुलिस को ज्वाइन करने के, जो भी वर्दी धारण करता है, तो ये जो वर्दी है इसका रंग तो खाकी है, लेकिन इसके जो रंग में पूरे भारत का परिश्रम है, अपेक्षाएं हैं। जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, जो भी लोग न सिर्फ करदाता के रूप में सरकारी कर्मचारियों के लिए, लोक सेवकों के लिए और पूरी व्यवस्था के संचालन के लिए सरकारी खजाने में जो एक एक रुपये गरीब आदमी टैक्स के जरिए से या किसी जरिए से इस देश की व्यवस्था का जो संचालन है, उसमें देश की जनता का जो योगदान है, उसकी बड़ी अपेक्षाएं भी होती हैं। अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं कि थानों से अपमानित करके भगा दिया गया। अक्सर ये शिकायत आती है कि किसी अधिकारी ने किसी फरियादी के साथ उसको अपमानित कर दिया, मिसबिहेव किया, फील्ड पे छोटी सी बात पे पीट दिया गया, लाठीचार्ज हो गया, FIR लिखाई तो लिखने को तैयार नहीं है, सुन नहीं रहे हैं, या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, निर्दोष को जेल भेज दे रहे हैं। न्यायपालिका भी कई बार कह चुकी है कि निर्दोषों से जेलें भरी हुई हैं। 60-70% लोग हैं अंडर ट्रायल हैं, बहुत से लोग निर्दोष हैं, उनके जीवन के कई वर्ष खराब हो जाते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं पुलिस की, आपके थानों से भी ऐसी शिकायतें आती होंगी कि साहब न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। तो आप युवा पुलिसकर्मियों को क्या सुझाव देंगे और आपने इस समस्या के निराकरण के लिए क्या मूल्य निर्धारित किए अभी तक की सेवा के बाद? अब आप डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, एक पुलिस में एक यूनिट के, एक ज़िले की यूनिट के आप हेड हैं, लीड कर रहे हैं HOD के रूप में जनपद में। तो आपने क्या मूल्य निर्धारित किए हैं कि जनता को अधिक से अधिक हम सुविधाएं दे सकें? संक्षेप में वो बताएं। और युवा पुलिसकर्मियों के लिए आपका संदेश। देखिए, जहाँ तक पुलिसकर्मियों की बात है, युवा और सभी लोगों के लिए, हम जब अपनी वर्दी में गर्व ढूंढते हैं, प्राइड होता है कि हमने ये वर्दी पहनी, तो अपने आप हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ गई, हमारा उत्तरदायित्व निर्धारित होगा, तो हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में स्वतः परिवर्तन आ जाता है। पुलिस से जिन बातों की अपेक्षा सबसे अधिक आज की जा रही है, वो उसकी संवेदनशीलता है, वो उसकी संवादहीनता को ख़त्म करने की है। जो थाने पर आने वाला व्यक्ति है, जो पुलिस कार्यालयों में आने वाला व्यक्ति है, जो पीड़ित है, वही पुलिस के पास आता है। एक बड़ी छोटी सी जनसंख्या पुलिस के पास आती है। अगर हम उसको संतुष्ट करते हैं, और मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि पुलिस के पास आने वाला, चाहे वो थाने पर आता है, चाहे वो पुलिस अधिकारियों के पास आता है, वो सभी सही नहीं होता जो अनुभव कहता है। पुलिस के पास आदमी बहुत बार इस अपेक्षा से भी आता है कि हम कोई गलत बात बताएंगे और हमारी मदद हो जाएगी, जिससे हमारा गलत सही हो जाएगा। तो हाँ, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि हम पुलिस के पास आने वाले हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल असंभव और अव्यवहारिक बात है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम संवेदनशील हैं, हम निष्पक्ष हैं, हमारी कार्यशैली पारदर्शी है, तो निश्चित रूप से हम उसे संतुष्ट करते हैं और उसका आशीर्वाद मिलता है पुलिस को, उसकी दुआएं मिलती हैं पुलिस को। हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे पुलिस लाइन्स के लोग हैं, हमारे RTC के लोग हैं, जिनको बार बार मैं संबोधित करता हूं, उनसे बात करता हूं,
उन्हें संवेदनशीलता होनी चाहिए उनके अंदर, उन्हें कर्तव्य बोध होना चाहिए, उनको करना क्या है। अगर उन्हें ये मालूम है और ये जिम्मेदारी उनके वरिष्ठों की है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी है कि उनको बताएं कि उन्हें करना क्या है। इसके अलावा जो निष्पक्षता है वो एक बहुत बड़ी कसौटी है किसी भी पुलिस वाले के लिए सफल होने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए। वो जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या अन्य किसी आधार पर, किसी लोभ के आधार पर अगर वो विचलित नहीं होता है, अपने मानदंडों पर खरा उतरता है, तो निश्चित रूप से वो लोकप्रिय होगा, उसे सम्मान मिलेगा। और मैं तो बड़ा दृढ़ विश्वास रखता हूँ इस बात के लिए कि हमारा आरक्षी वैसा सम्मान अर्जित कर सकता है जैसा न मैं कर सकता हूँ और न मेरा कोई वरिष्ठ अधिकारी कर सकता है। अगर वो निष्पक्ष है, अगर वो लोकप्रिय है अपने स्थान पर, तो उसे भी वही सम्मान मिल सकता है जो किसी भी कर्मठ अधिकारी को मिल सकता है। तो मैं उनको ये शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि एक बार खुद वो इस बात को महसूस करें कि उनके माँ बाप जहाँ रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार जहाँ रह रहे हैं, वो वहाँ की स्थानीय पुलिस से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। अगर ये लेश मात्र भी उनके दिमाग में ये बात रहेगी तो उनके स्वयं के आचार व्यवहार और उनका जो कर्तव्य बोध है उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। कप्तान साहब, आपका जो सेवा काल रहा विभाग में अभी तक का, हर अधिकारी के जीवन में कुछ ऐसे वाक़ये होते हैं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे मौके आते हैं जो अविस्मरणीय बन जाते हैं, जिनको हम याद रखते हैं, जहां पर हमने कई बार कोई बड़ा निर्णय लिया होता है या फिर बहुत कुछ हमने वहां से सीखा होता है और उसका व्यापक असर हमारी कार्यशैली पर, हमारे जीवन में पड़ता है। तो आपके जो आपका सेवा काल अभी तक का रहा, उसकी एक अविस्मरणीय घटना हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। वैसे तो क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक STF में रहा, लगभग 15 साल, तो बहुत सी ऐसी लोमहर्षक घटनाओं का अनावरण करने का अवसर मिला जहां बड़ा संतोष हुआ। किसी की जान बचाना, कोई जटिल केस अनावरित करना। लेकिन अगर आप कहें कि सबसे ज़्यादा याद रखने वाला कौन सा केस था, तो वर्ष 2001 में लखनऊ में एक छोटी सी बच्ची का अपहरण हुआ था। 2.5 साल की बच्ची थी उस समय, वो शिफा, जिसका अपहरण हुआ लखनऊ इंदिरा नगर से। मैं उस समय STF में तैनात था और हमने लगातार उसमें प्रयास किया और संयोग से जिस दिन इस बच्ची का अपहरण हुआ उसी दिन मेरी पत्नी और हमें बेटी के रूप में एक पुत्री प्राप्त हुई। लेकिन मैं जब तक इस बच्ची को बरामद नहीं कर सका तब तक मैं अपनी बच्ची को देख नहीं सका, क्योंकि मैं लगातार बाहर था। तो मेरे लिए ये घटना, वही दिन और बार बार याद आता है। और उस बच्ची को हमने सकुशल बरामद किया। दुबई में पैदा हुई, वहाँ पली बढ़ी बच्ची, जो बड़ी कोमल बच्ची थी, उसको हमने शाहजहाँपुर के जंगलों से बरामद किया, एनकाउंटर करके बरामद किया अपराधियों का। वो हमारे जीवन का ऐसा केस है जिसको ये बच्ची, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि ये बच्ची कितने दिनों तक अपराधियों के कब्जे में रही और वो पूरा जो ऑपरेशन रहा और किस लेवल के वो क्रिमिनल्स थे, कैसे वहाँ ये फिजिकल वहाँ पर ऑपरेशन किस तरह का रहा? ये बहुत ही जटिल ऑपरेशन था। ये 18 दिन ये बच्ची उनके चंगुल में रही और 10 दिन बाद कॉल आना बंद हो गया था। हम लोग बड़े निराश से हो गए थे, हताश हो गए थे, क्योंकि जब कॉल नहीं आता है तो हम लोग मानते हैं कि अब वो बच्चा रहा नहीं, शायद इसलिए लोग कॉल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपनी पूरी टीम को फिर से स्मरण करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने हमारा सहयोग किया। जगह जगह हम दबिश देने के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में बैठ कर गए। कितनी बार हम शाहजहाँपुर के जंगलों में हमने खाक छानी, स्थानीय अधिकारियों ने हमारी मदद की। ये ऑपरेशन बड़ा कठिन था। इसमें जो शुरुआत जहाँ से हुई थी वो तो एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसने जिन गैंग को ये बच्चा हैंडओवर कर दिया था वो बड़े दुर्दांत अपराधी थे, अभ्यस्त अपराधी थे, और उनका भी प्रण था कि बिना पैसा लिए हम बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, और हम लोगों का भी प्रण था कि हम बच्चे को सकुशल छुड़ाएंगे और ऐसे अपराधियों को एक ऐसा सबक देंगे जिससे समाज में किसी की हिम्मत न पड़े इस तरह का अपराध दोबारा करने की। और एक जटिल ऑपरेशन था जिसमें शाहजहाँपुर के जंगलों में विपरीत मौसम में हम लोगों ने न केवल बच्ची को छुड़ाया, जो पैसा डिलीवरी के लिए ले गए थे उसे बचाया, बल्कि जो अपराधी थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। कप्तान साहब, बाराबंकी जनपद में जहां पर आप इस समय कार्यरत हैं, ये जनपद भी इंटरनेशनल ड्रग मैप का एक पार्ट माना जाता है और यहाँ पर
श्रीलंका और दुनिया के तमाम कई कंट्रीज़ के तस्कर भी यहाँ पकड़े गए हैं। पूर्व में एसटीएफ में आप रहे हैं, तो आपका अच्छा आपका जी हाँ, आपका अच्छा एक्सपोजर है। और मुझे लगता है कि बाराबंकी के एसटीएफ में तो जो काम करने का अवसर मिलता है, तो वहाँ आप एक उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में काम करते हैं, तो कई जनपदों का एक साथ आपको अच्छा अनुभव हो जाता है। तो ये जो ड्रग ट्रेड है यहाँ का, ये जो ड्रग ट्रेड है, इसको क्या बाराबंकी के लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसका निराकरण हो सकेगा, या फिर सिर्फ इसमें कैरियर्स पकड़े जाते हैं, ट्रैवलर्स पकड़े जाते हैं, माल पहुँचाने वाले, इसके जो ऑपरेटर्स हैं, इससे जिन्होंने मोटा मुनाफा कमाया है, जिनकी आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं बाराबंकी में, बिल्डिंग्स हैं, मार्केट्स हैं, और आज भी वो मार्केट्स उनके संचालित हो रहे हैं, जबकि गैंगस्टर एक्ट में इस तरह के प्रोविजंस हैं कि आप प्रॉपर्टी को सीज करें। तो इनके जो वेयर अबाउट्स हैं, इनके जो लिंकेज हैं, इनको संरक्षण देने वाले जो लोग हैं, लोग इस तरह की अपेक्षा करते हैं, और जब आप जैसा अफसर होता है जनपद में, तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। देखिए, जो हम लोगों ने शुरुआत बाराबंकी पुलिस ने मिशन कायाकल्प के रूप में की है, जो चैनपुरवा पहला गांव हमने चयनित किया, दूसरा गांव हमने बेहड़पुरवा लिया जो कुर्सी थाने के अंतर्गत है, और वहाँ भी कुछ जनजाति के लोग हैं जो अवैध रूप से शराब बनाते हैं, और बड़ा परिवर्तन आया। उनको हम चैनपुरवा हमने एक दिन इनवाइट किया जब हमने काम वहाँ शुरू नहीं किया था, और वो शराब बनाने में संलिप्त थे। चैनपुरवा के लोगों का चैन देखकर वो बड़े आकर्षित हुए, और उन्होंने वहीं पर घोषणा की कि हम आज से शराब बनाना बंद करते हैं। तथापि हमने वहाँ पर एक कैंप लगाया, लोगों को मोटिवेट किया, और वहाँ रोज़गार के अवसर हमने वहाँ पहुँचाए, क्योंकि वो लखनऊ के बहुत नज़दीक है। बाराबंकी की एक बड़ी चुनौती मादक पदार्थों संबंधी है। एक लंबे समय से एक क्षेत्र विशेष में पॉपी की खेती लाइसेंस्ड होती थी, अब वहाँ लाइसेंस नहीं मिलते हैं, लेकिन लोगों का एक्सपर्टीज़ है कि जो उसका क्रूड होता है उससे वो मॉर्फिन या अन्य डेरिवेटिव्स बनाते हैं, ये उनका एक्सपर्टीज़ है। यद्यपि ये इलीगल है, अब इसको परमिशन नहीं दी जाती। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा टास्क है, लोगों के माइंडसेट को बदलना, और अवैध शराब बनाने वाले की इनकम उस अवैध धंधे से बहुत सीमित होती है, उसको किसी ऑल्टरनेट रोज़गार से रिप्लेस करना अपेक्षाकृत आसान है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थाना जैतपुर, सतरिक, कोठी, सफदरजंग के जो इलाके बाराबंकी जनपद में प्रभावित हैं, उनमें से नमूने के तौर पर कुछ गाँवों को चिन्हित करके, वहाँ की डेमोग्राफिक स्टडी करके, वहाँ की सोशल स्टडी करके, वहाँ की जो इकोनॉमिक और क्रिमिनल पैमाने हैं, जो मैपिंग है, उसके आधार पर एक प्रयास करने का मन बनाया है। और अगले रविवार को जो इस जनपद का सबसे चर्चित गांव है मादक पदार्थों के लिए, वहां पर हम पुलिस की चौपाल लगा रहे हैं। वहां स्थानीय लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा युवाओं से और संभ्रांत और जिम्मेदार लोगों से कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, और जो लोग भूले भटके हैं, जो अपराध की दुनिया में, मादक पदार्थ की अपराध की दुनिया से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, उनको प्रेरित करें। जैसे हमारा प्रयास है, वैसे समाज का भी प्रयास होना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें ज़रूर सफल होंगे और लोगों को एक नई राह दिखा सकेंगे। एक बहुत अच्छा ये प्रयास होगा, और कई गाँव में ये प्रयास आपने शुरू भी कर दिया है। इसका एक जो दूसरा पहलू है, एक तरफ वो लोग हैं जो मजबूरी में इस दलदल में फंसे, या जिन्हें इस्तेमाल किया गया कैरियर के रूप में, या लेबर के रूप में उन्हें इस्तेमाल किया गया, उनकी श्रम शक्ति या उनसे काम कराया गया फिजिकली। जो ऑपरेटर्स हैं, जिन्होंने करोड़ों का मुनाफा कमाया इस अवैध धंधे से, और जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया कि जिन्होंने इस पैसे को रियल एस्टेट में लगाया, जिन्होंने इस पैसे से शॉपिंग मॉल बनवाए और बिल्डिंगें बनवाई हैं, तमाम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं शहर में, उनको किस तरह से उन पर नियंत्रण, उन पर कार्रवाई, प्रॉपर्टी सीजर, इस दिशा में क्या योजना है पुलिस की? ये एक देखिए स्ट्रेटजी है, और मैं कैमरे के सामने इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के कारण, लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर ऐसे संगठित अपराध को टुकड़ों में बांट दिया जाए, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, मैं इशारे में अपनी बात कहना चाहता हूँ, अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो आधी से ज़्यादा सफलता तो हमें मिल जाती है। और कहीं हम डिस्कनेक्ट करने के बाद एक ग्रुप को ऐसे मोटिवेट कर सके जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनके विरोध में खड़ा हो जाए,
एक क्रांति के स्वर में खड़ा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमें पूरी सफलता मिल जाएगी। यद्यपि ये परिवर्तन कठिन है, इस परिवर्तन में हमें कानूनी सख्ती का भी उपयोग करना होगा। ये मैं मन बना चुका हूँ कि जो हमारी भावनाओं को, हमारे बदलाव की भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा, उसके लिए हमारे पास कानून है, उसके लिए जब्तीकरण है, उसके लिए जेल है, उसके लिए और बड़ी बड़ी सजाएं हैं। तो हम एक कॉम्बिनेशन की तरह यहाँ काम करेंगे जिससे हम एक स्पष्ट संदेश दें। हम याचक की तरह काम नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम याचना उससे करेंगे जिसके पास हृदय है, जिसके पास विचार हैं, जिसमें परिवर्तन की संभावना है। लेकिन जहाँ जो घोर अपराधी है, जिसको अपराध की दुनिया से जो उपलब्धियाँ हो रही हैं वो सोने की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसकी आंख का पर्दा उठाने के लिए कानून है और सख्त कार्रवाई है, उसको करने में भी हम नहीं हिचकेंगे। तो आपने सुना डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी को, और आपको ये भी बताना ज़रूरी है यहाँ पर कि डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के उन गिने चुने पुलिस अधिकारियों में हैं जिन्हें 2 बार देश के राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार दिया गया है, गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। और आपकी कार्यशैली की प्रशंसा बहुत ही व्यापक क्षेत्र में होती है, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप जब तक इस सेवा में रहें और इस सेवा के बाद भी जो आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा सकें। और हम सबका जीवन एक अवसर है। ये कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम जो हम आपको दिखाते हैं, उसका एक उद्देश्य है, उसका उद्देश्य, एक प्रमुख उद्देश्य यही है कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। हम लोगों के जीवन के जो तमाम पहलू हैं उनको समझें और अपने जीवन में क्या करेक्शन हमें करना चाहिए, कहाँ पर क्या सुधार करना चाहिए, इस जीवन रूपी अवसर को हम कितना बेहतर बना सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। और इस धरती पर इस जीवन रूपी रंगमंच में हम बेहतर हस्ताक्षर के साथ इस दुनिया से विदा हों, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। तो धन्यवाद। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय का धन्यवाद, और फिर जल्दी ही हम किसी विभूति से, किसी व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराएंगे।